गुड मॉर्निंग। राजगीर में ये हमारी पहली सुबह है और राजगीर से हम लोगों ने बस ले लिया है। हम जा रहे हैं यहाँ से नालंदा। सुबह सुबह होटल से बाहर निकल के फलों का नाश्ता किया हमने, जिसमें केले और सेब थे, क्योंकि हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, हमारे को घर का खाना नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैं खाऊँ वो हेल्दी खाऊँ। 8:30 बजे का समय है और कुछ ही मिनट में हम लोग नालंदा पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10-12 किलोमीटर का ही ये टोटल सफ़र रहने वाला है। और इस बस का जो किराया है वो रहेगा 25 रुपये और शायद ट्रैवल टाइम भी ऐसे 20-25 मिनट का होने वाला है। अभी हम राजगीर से पहुंच गए हैं नालंदा द्वार। सामने देखिएगा ये जो द्वार बना हुआ है ये है नालंदा द्वार। यहीं पे बस उतारती है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से सारी बसें निकलती हैं। यहीं पे आप उतरेंगे। बहुत सारी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे सामने ही आप आएंगे तो इस प्रकार से हमारे जो बैटरी रिक्शा चालक भाई लोग होते हैं वो यहाँ पे लाइन लगा के खड़े होते हैं और हमको लेकर जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि ये लोग बोलते हैं नालंदा खंडहर, नालंदा खंडहर। और यहाँ से जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। रिज़र्व करके ऑटो ले जाएंगे या ये बैटरी रिक्शा ले जाएंगे तो इनका चार्ज होता है लगभग 50 रुपया। और अगर आप जो आराम से बैठ के दूसरे पैसेंजर के साथ शेयरिंग में जाएंगे तो लगेगा 10 रुपया मात्र। अब तक जितना भी मैं बिहार के अंदर चल चुका हूँ और आज सुबह से भी मैं राजगीर से नालंदा आया। नालंदा द्वार से ऑटो में बैठकर मैं नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना वाला है, जो खंडहर बन चुका है, वहाँ जा रहा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जितना भी अभी तक मैंने देखा है, यह जो प्रदेश है ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। अगर आप बोलोगे कि झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर घर के सामने मैंने गाड़ी देखी है, पेट्रोल पंप्स देखे हैं, पक्के मकान अभी तक मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं, है ना। और साफ़ सुथरी सड़कें हैं और लोगों का व्यवहार अच्छा है। जिन बसों में मैं बैठा हूँ वो बसें भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ और क्लीन है। बैटरी रिक्शा से सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर, 3 किलोमीटर की दूरी है ना, कुछ ही मिनट के अंदर हम जो नालंदा रुइंस हैं उसके पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नालंदा महाविहार के भग्नावशेष हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहार का जो मुख्य द्वार है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष बोलते हैं, जहां मैं खड़ा हूं, जिसका लोकेशन मैंने आपको दिखाया कैसा है। अंदर प्रवेश करने से पहले हमें मिले हैं एक गाइड महोदय, जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अपने ही ऑटो से यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, बाहर की जो देखने लायक चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। लगभग उसमें 30 से 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो क्या क्या दिखाएंगे, क्या देखने लायक है, थोड़ा आप इनसे समझ लीजिए। और आप कभी भविष्य में यहाँ आते हैं तो इसी प्रकार के जो पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति लोग हैं जो यहाँ पे लोकल हैं और रोज़गार इनको इस कार्य से मिलता है, उनकी आप ज़रूर सहायता ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हमें बताइएगा, आपका नाम क्या है और क्या दिखाने वाले हैं? शुभ नाम पिंटू कुमार है, जो कि सबसे पहले आप लोग नालंदा, हम लोग वासी जो हैं, आप लोग का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि पहला हम लोग जो स्टेज घूमने पहले से जो घूमने जा रहे हैं, जो हेनसांग, ब्लैक बुद्धा, शिल्पग्राम और जैन टेम्पल, जो इंक्लूड पार्ट ऑफ एरिया जो नालंदा से बिलोंग करता है। सो हम लोग फर्स्ट गोइंग टू हेनसांग करने जा रहे हैं, हेनसांग मेमोरियल। हेनसांग के बाद जहाँ जाएंगे आगे बात करेंगे। आगे चलिए फिर चलते हैं। अच्छा, ये पहले मुझे बताइए, ये जो इतना सुंदर ये झील है, इस झील का नाम क्या है? पुष्पकर्णी सरोवर। पुष्पकर्णी या पुष्करणी सरोवर, झील सरोवर, पुष्करणी सरोवर है ना, पुष्करणी सरोवर। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो गेट जहाँ से हम चले हैं वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है ना। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पर जो ये सुंदर झील है, ये पहले जमाने में किस काम आता होगा? पहले ज़माने में ये सब जो है, ये नालंदा घिरा हुआ क्षेत्र में स्नान आदि का कार्य जाता था। और विद्यार्थी लोग यहाँ पे जो रहते थे, यहाँ पे जो है कमल का पुष्प, जो कि कमल की डंठल की पुष्प यहाँ खिलते थे, वही कमल का पुष्प जो है स्नान करके अपने हाथ में ले जाते थे। और जब क्लासरूम में जाते थे तो
वो उनको गुरुचरण को भेंट करके ही जो है अपने जो है क्लासरूम में बैठते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय जो इतना उत्कृष्ट पुराने ज़माने में था, उसके जो छात्र हैं वो यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे, है ना। और यहाँ पे कमल का पुष्प खिलता था, स्नान करने के बाद वो पुष्प ले जा करके अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते थे, है ना। और फिर क्लास में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे। इसके अलावा कोई और आपको इसके बारे में कोई और जानकारी हो? ये फर्स्ट ऐसा ये विवरण मिला है जो कि यही इसका जो है प्रतीक माना गया है और इसका जो है यही इसका महत्व इम्पोर्टेंट बताया गया। अच्छा, तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। थोड़ा ये दृश्य फिल्माया जाए, मैं चाहूँगा कि झील जो है इसका आकार देखिए और इसकी निर्मलता देखिए, है ना। बिल्कुल साफ, सुंदर, स्वच्छ। और उसके इधर देखेंगे तो एक राजमहल जैसा बना हुआ है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लगा। और जो हमारे ये गाइड करने के लिए मुझे लेकर आए हैं, इनको साथ में लाने का ये फ़ायदा है कि जो हम देख कर निकल जाते हैं यहाँ से, कोई झील है, इसकी जो महत्व पूर्ण बातें हैं वो हम समझ नहीं पाते। इनके साथ आने से इस झील की जो पुरातात्विक जो महत्व है, जो पुराने समय में किन लोगों ने इसे यूज़ किया था, कितना पवित्र निर्मल आप उसे समझ सकते हैं, ये सारी बातें हमें पता लग गई हैं इन भाई साहब की मदद से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एक दूसरे स्थान पर, जहाँ पर एक सुंदर सा द्वार दिखाई दे रहा है और द्वार पे हिंदी में लिखा है मोगलान शिल्प ग्राम और इंग्लिश में लिखा हुआ है मोगलाना क्राफ्ट विलेज। मेरे साथ जो महानुभाव हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि हम कहाँ आए हैं और हम क्या करने वाले हैं। हाँ, सेकेंड फेज में सर हम लोग जो है मोगलाना क्राफ्ट विलेज के नाम से जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे नाम मोगलाना क्राफ्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले ज़माने में यहाँ पे मूर्ति कला की जो पढ़ाई होती थी, चूना, बेल का रस, सुर्खी, माटी, उड़द का दाल से होती थी। और नए ज़माने में यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस और मार्बल डस्ट से दो मटेरियल से यहाँ पे मूर्ति कला की जो है बनाई जाती है और प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो चल करके हम लोग देखेंगे। अंदर जैसे प्रवेश करते हैं ना, तो थोड़ा सा ग्रामीण जैसा माहौल बन जाता है। ये बिल्डिंगें तो नई बनी हुई हैं ऐसा लगता है, लेकिन इसकी कारीगरी जो है, जैसे शिल्प कला बोलते हैं ना, उसी प्रकार से है। जो ये सेंटर है, यहाँ पर एक भाई मिले हैं, थोड़ा अगर ये बताएं हमको तो थोड़ी और जानकारी हमें मिल सकती है। तो कहिए। नमस्कार। नमस्कार सर। ये आप ही का है? बिल्कुल सर, ये मेरा ही है। यहाँ जितनी भी स्टैचू देख रहे हैं सब यहीं पे बनाई गई है। अच्छा, ये आप बनाते हो या आपके पास कारीगर है? और हमारे पास कारीगर है, आर्टिस्ट है, वो बनाते हैं। हम लोग अलग अलग मटेरियल से स्टैचू बनाते हैं। जो डब्बे वाली मूर्तियाँ जितना भी देख रहे हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई है। ये चीफ मटेरियल का बना होता है सर, इसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होती है, इसी कारण ये डब्बे में पैक है। ये सब का प्राइस 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ है। यहाँ आपको मार्केट से काफ़ी सस्ती मिलेगी स्टैचू। और ये सब जो ओपन वाली मूर्तियाँ देख रही है, ये स्टोन डस्ट की बनी है, ये अच्छी मटेरियल की होती है, वाटर वॉशेबल होता है, मजबूत होता है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। स्टोन डस्ट को कैसे आप फिक्स करते हैं? हम मोल्ड से करके बनाते हैं सर। मोल्ड में हार्डनर, चिपकाने के लिए क्या यूज होता है? हार्डनर यूज करते हैं। यस, ये जो देख रहे हैं सर, ये पीछे से फ्लैट होती है, मोल्डेड है, ये स्टोन डस्ट की बनी है। इसका प्राइस 200 है। हाँ, महंगा भी है तो 200। हाँ, और ये 100 की है। और कुछ कुछ स्टैचू हमारे यहाँ सर मार्बल की बनाई जाती है, आप हाथ में लेकर देख सकते हैं। ये ऑल साइड से हाथ से बनाई गई है, आप दिखा दीजिए। ये ऑल साइड से बनाया गया है। बिल्कुल सर। इसका वजन भी तो काफी बिल्कुल, ये मार्बल की है। ये मार्बल। और ये जो देखे थे, ये स्टोन डस्ट का बना था, ये मोल्डेड होती है, पीछे से फ्लैट होती है। इस पे जो ये मार्बल का बनाया है आपने, इसके ऊपर जो ये कारीगरी है, जो ये किया है, हाथ की हुई है। ये हाथ से किया हुआ है, ये बहुत बारीक काम है ना। बिल्कुल सर। हाथ से किया हुआ है। तो ये जो बारीक काम वाला है, ये किस प्राइस का? ये 1000 की है सर। 1000 का है। हाँ, और ये मोल्ड वाली 200 की थी। 200। हाँ, अंदर भी आ जाए अंदर भी आपके पास बिल्कुल सर, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। अच्छा सर, यहाँ जितने भी लोकल आते हैं घूमने वाले या फिर फॉरेनर बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं, पसंद करके मूर्तियाँ ले जाते हैं। कोरियर भी कर देते हो आप? हाँ सर, हम लोग बाय पोस्ट भेजते हैं, बट ऑनलाइन अभी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ से मूर्तियाँ लेकर कुछ लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं वेन सांग मेमोरियल पे। ठीक है, अगर आप पढ़ने आएंगे तो वेन जो है एक्स से शुरू हुआ है और सांग जो है जेड से शुरू हुआ है, तो इंडियन लोग पढ़ेंगे जोंग जैंग मेमोरियल, लेकिन कहा जाता है कि ये वेन सांग मेमोरियल है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। हमारे साथ हमारे ये महोदय हैं जो गाइड कर रहे हैं हमें, यही हमें अंदर चल के बताएंगे कि
क्या है, लेकिन जैसे ही आप अंदर आएंगे ऐसा लगेगा किसी चाइना के राज दरबार में पहुंच गए हैं। आपने चाइनीज फिल्मों में ऐसा सब कुछ होते हुए देखा होगा। यहाँ पे आते ही पता चलेगा कि जैसे हॉलीवुड की फिल्म होती है ना, उसी प्रकार का यहाँ पे दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये किन की मूर्ति है? ये हेन सांग की मूर्ति है सर। वेन सांग की मूर्ति है। वो 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके इसी रूप में जो है नालंदा में जो इनका आगमन हुआ था, जो कि पीछे लगेज जो हम लोग कंधे पे बैग रखते हैं और हाथ में जो है एक पूजा का शास्त्र और एक लैंप दीपक जो है हाथ में उनका टंगा हुआ, और पीछे जो है ऊपर जो है ये अम्ब्रेला छाता लगाए हुए हैं, जो कि इसी तरह जो है 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से जो है चल पड़े थे। और उनको चलते चलते जो है 17 वर्ष की उम्र में लगभग ऐसा माना जाता है, जो कि अंदर चल करके स्मृति भवन के अंदर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि 17 वर्ष की उम्र में उनका 50,000 किलोमीटर पैदल यात्रा का जो है मेंशन किया गया है कि कब गए, कैसे बिताए, उनकी सारी अवशेष के बारे में जानकारी जो है नालंदा के हेन सांग स्मृति भवन में चल करके हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ये मुझे थोड़ा बताइएगा, ये जो सुंदर खूबसूरत बनाया है स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये क्या है? ये बिल्डिंग की सर ऐसा अवलोकन किया जा रहा है, जो कि सर ये अभी नए स्ट्रक्चर के रूप में इनका जो है शॉपिंग के रूप में जो है। अच्छा, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये साथ वाला क्या बता रहे हैं? साथ वाला जो है हेन सांग की जो अस्थि कलश जो पटना म्यूजियम में रखी गई है, जो फिर से ला करके यहाँ पे जो है उनको। अच्छा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बन जाएगा तो उसके बाद अस्थि कलश पटना से ला करके यहाँ रखा जाएगा। और ये जो है बीच वाली जो स्वेन सांग स्मृति भवन है। इस जो चाइनीज नाम है उसको बोलना भी थोड़ा कठिन हो जाता है हम लोगों के लिए, तो हम बोलते हैं वेन सांग, यहाँ पे स्वेन सांग स्मृति भवन लिखा हुआ है। ठीक है, तो शायद यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता होगा। और मैं चाहूंगा कि ये बिल्डिंग को थोड़ा सा दिखाया जाए, कितना भव्य ये सुंदर दिखता है ना, कितना सुंदर है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। जी सर। और यहाँ पे तो मुझे सब कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ ही दिख रहा है। क्या ये नया बन रहा है सब कुछ? जी हाँ सर। पेंटिंग प्रतियोगिता कभी हुआ था यहाँ पे, है ना? तो ये आ गए हम, देखिए यहाँ पर बहुत विशाल एक प्रांगण है। अभी इसको सजाया जा रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं। देखिए इधर ये काम चल रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ नया बन रहा है। आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है इसको टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में शायद ये विकास इसको मिलेगा, है ना? तो अंदर चलेंगे अब हम। चलिए आइए अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही मैं कहूँगा आइए अंदर प्रवेश कीजिए, और अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा हॉलीवुड के किसी सेट पर आ गए हम लोग। देखिए कितना विशाल है ना, कितना विशाल ऐसा लग रहा है, खुला खुला एकदम ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है कि ये जो है स्वेन स्वांग की ही प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत विशाल। स्वेन स्वांग का जो मेमोरियल है उसके हमने दर्शन कर लिए हैं, आपको भी दर्शन करा दिया है। अब हम यहाँ से चलेंगे जैन मंदिर की तरफ। तो चलिए जैन मंदिर चलते हैं और देखते हैं भगवान महावीर का हमें आशीर्वाद किस प्रकार आज मिलता है। चलिए चलते हैं। हम लोग तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष देखने आए थे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना कुछ महत्वपूर्ण स्थान और भी है। पीछे हमने कुछ देख लिया है, सामने देखिए क्या लिखा है, पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान महावीर जन्मस्थली, लॉर्ड महावीर बर्थ प्लेस, श्री श्वेतांबर जैन मंदिर। ठीक है ना, ये भगवान महावीर का जन्म स्थान इधर ही है कहीं सामने, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, सामने की तरफ एरो बना हुआ है, सामने कहीं भगवान महावीर की जन्मस्थली है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। यह जो सुंदर मंदिर है, यहाँ पर जो सेवक हैं वो सेवा कर रहे हैं, घंटी की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। यह येलो कलर में है और साथ में और मंदिर आप देख सकते हैं, एक सफ़ेद मार्बल से, वाइट कलर के मार्बल से बनाया गया है, और एक साथ में हिंदू मंदिर दूर हमें दिखाई दे रहा है जिस पे कलश स्थापित है। मुझसे कहा गया है कि हम अंदर कैमरा लेकर नहीं जा सकते, तो हमारी उपस्थिति इस मंदिर में यहीं तक होगी। यहीं से ही भगवान का आशीर्वाद लेंगे और इस मंदिर से हम प्रस्थान करेंगे। अब मैं पहुंच गया हूं नालंदा विश्वविद्यालय के बैक साइड में। यहाँ इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्लैक बुद्धा स्टैचू या ब्लैक बुद्धा टेम्पल। ये है यहाँ का गेट, देखिएगा यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति है ब्लैक कलर में गेट के ऊपर। और यहीं से अंदर जाने के बाद देखिए क्या हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये ब्लैक
कलर में स्टेचू है। यहाँ पर डोनेशन पात्र है, यहाँ पर पुजारी जी हैं, यहाँ पे पूजा वगैरह किया जा रहा है। और जो ये मूर्ति है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। जी हाँ, भगवान तेलिया बुद्ध बाबा की के नाम से प्रतिमा है। विख्यात है। तेलिया बाबा के नाम से विख्यात है, ऐसा यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं वो बोल रहे हाथ हैं। पैर नाक काट दिया, हाथ पैर नाक काट दिया। क्षेत्रीय लोग इनको तेलिया बाबा कहते हैं। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने मूर्ति का खुदाई 1861 ईस्वी में निकला था, विशाल प्रतिमा। और कलौजी का जो बड़ा है पिलिंगम ने जब खुदाई करवाया तो सबसे पहले ये मूर्ति निकला, तो पता चला कि नालंदा यही है। हाँ, तो खुदाई हुआ तो धरोहर वगैरह सब मिले। तो 14 नंबर तक के खुदाई हुआ, उसके बाद खुदाई नहीं हुआ। हिंसाओं के डायरी में लिखा हुआ था ये 1861 में खुदाई हुआ है, सबसे पहले मूर्ति निकला है। हाथ पैर नाक आँख काट दिया। क्षेत्रीय लोग इनको तेलिया बाबा कहते हैं, इसलिए जिनका बाल बच्चा दुबला पतला सुखला रोग हो जाता है तो मन्नत मांगते हैं, कोठला चढ़ाते हैं। कोठला में अनाज रहता है 7 तरह का, उससे ठीक हो जाता है तो तेल चढ़ाने आते हैं। ये दीवार उसी समय का है, जब 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन ने पढ़ाई शुरू किया था, उसी समय का ये मूर्ति दीवार है। अच्छा, ये 1861 में खुदाई हुआ था, तो ये दीवार वगैरह सब चारों पट्टी घेरा हुआ था। ये अलग हुआ है आर्कियोलॉजी विभाग से। जनता लोग, हम लोग ग्रामवासियों लोग और यहाँ का हम पुजारी, हमारे पूर्वजों ने यहाँ तेलिया भंडार भैरव मंदिर के नाम से हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। हम लोग के पूर्वजों ने केस किया कि मूर्ति मेरी है, पूजनीय देवता है, इसको अलग कर दिया जाए। अच्छा, तो पूजा के लिए अलग कर दिया गया, तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये पंडा के अधीनस्थ में रहेंगे। अच्छा, और ये जो आप बोल रहे हैं हाथ नाक कान, हाँ, हाथ नाक आँख काट दिया। तुर्की से आए थे, तुर्की के रहने वाले थे वो लोग, आए थे यहाँ पे। क्या नाम था उनका? नाम तो हम नहीं कहते, लेकिन लोग कहते हैं बख्तियार उल-दीन खिलजी। लेकिन बख्तियार उल-दीन खिलजी ने तो आग लगाया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो 6 महीना तक के जलते रह गया था। तो वो हाथ पैर भी कटा हुआ मिला, उन्हीं लोगों ने जहाँ उन लोगों ने हाथ पैर काट के चला गया। 7 सीकड़ हाथी से टनवाया, उठाया, पटकाया, नहीं कबड़ पाया तो इनकी सुंदरता को नष्ट कर दिया। अच्छा, और भाग चला यहाँ से। और जो दीवार है, ये दीवार उसका- उसी समय का है। ये जो दीवार है अभी भी जो बचा हुआ है उसी समय की ये ईंटें हैं, है ना? या। आप ऐसा कह रहे हैं तो देख लीजिए, ये पुराने समय की ईंटें हैं, अभी भी बची हुई हैं। और इन्होंने केस लड़ करके ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल विभाग के साथ जो भी इनका रहा होगा, इन लोगों ने इस मंदिर का जो है अधिकार प्राप्त किया है। तो ये थे हमारे यहाँ के पुजारी जी, जिन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है हम लोगों को। राधे जी नाम है। कभी भी आइए, अवश्य यहाँ का दर्शन राधे कीजिए। जी हम हैं, यहीं पे हम रहते हैं, हम लोग का यहाँ हिस्सा है। और यहाँ कमेटी का मैं कार्यकारिणी भी हूँ। ठीक, मेरा नाम पूरा सर्टिफिकेट नेम है मेरा नीरज कुमार, लेकिन राधे जी के नाम से जाने जाते हैं। जी हम ब्राह्मण हैं। जी, धन्यवाद। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है, फाइनली अब हम उस परिसर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ प्रवेश करने के लिए एक मूल्य लगता है, टिकट लगता है, जो भारतीय लोगों के लिए है मात्र 40 रुपये। 40 रुपये का टिकट लीजिए, अंदर आइए। और अगर कोई बड़ा कैमरा वगैरह है आपके पास तो उसके लिए अलग से 25 रुपये का टिकट और लेना पड़ता है। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक शिलालेख मिलेगा। शिलालेख कहें या नेम पट्ट कहें, लिखा हुआ है। और उसी के साथ आपको भारत का झंडा लहराता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। इस झंडे से ही आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये भग्नावशेष जो रुइंस हैं वो यहीं से ही देखना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ से अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो अभी हमको नहीं मालूम चला है। दूसरी बात एक मैं और बताऊंगा आपको कि यहाँ पर गाइड के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। लेकिन गाइड का जो चार्ज है मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे वो ठीक है, खड़े हैं चुपचाप, मैं देख रहा हूँ पिछले 30-40 मिनट से। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कम पैसा ले लीजिए, लेकिन वो जाएंगे नहीं। मैं बार्गेन नहीं करना चाहता, लेकिन सब लोग उतना पैसा दे पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। 500 रुपये पर आवर उन्होंने मुझे बताया, 1 घंटे का 500 रुपये वो चार्ज करेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 घंटे का 4000 रुपया हो जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली मुझे लगा।
घंटे के हिसाब से उन्होंने बताया था। मैंने कहा था हाफ़ कर लीजिए इसको, 2 घंटे में हम ख़त्म करेंगे तो आप 500 ले लीजिएगा, या 1 घंटे में ख़त्म हो गया तो 250 ले लीजिएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो चलिए, हिस्ट्री में बुक्स बहुत हैं, आप उसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा और हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है स्वयं से ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने यह जो दृश्य है इतिहास की पुस्तकों में इनके चित्र देखे हैं और मैंने इन्हें टीवी स्क्रीन के पर्दों पर, और जब से सोशल मीडिया आया है उन सोशल मीडिया के जो भी ब्लॉग करने वाले लोग हैं उनके वीडियोस में इस स्थान को देखा है। लेकिन आज स्वयं मैं इस स्थान पर आया हूँ और उस समय जो 5वीं सदी कहा जाता है, उस समय की जो ईंटें हैं जिससे इस स्थान को निर्मित किया गया होगा, उसको जो है छू करके महसूस मैं कर रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है, उसके आसपास से जब आप गुजरेंगे उसको छूने की तो अनुमति नहीं है, उसको प्रिजर्व किया गया है। तो आप देख सकेंगे जो सदियों पुराना यह हमारा विश्वविद्यालय था, उत्कृष्ट भारत का, किस प्रकार से ये बनाया गया था, कितना जो है विस्तृत तरीके से परिकल्पना करके इसको बनाया गया था, है ना। कितना विशाल है आज भी। अगर साइड से देखें तो जैसे मिस्र का पिरामिड जैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर भी पिरामिड जैसा ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये पिरामिड नहीं है। ये भारत की जो सभ्यता है, उस सभ्यता का जो उत्कृष्ट जो उसका सबूत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना सुंदर है, विशाल विशाल यहाँ पे वृक्ष हैं। जब यहाँ पे उस ज़माने के लोग यहाँ पे पढ़ते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे, सभी स्टूडेंट्स का रहना, खाना, वस्त्र सब कुछ यहाँ पे मुफ्त मिलता था। और वो सब कुछ आता था आसपास जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सहयोग से उनको यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता था। और वहाँ सिर्फ ये लोग यहाँ पढ़ते थे और पढ़ने का मतलब ज्ञान अर्जन करते थे और समाज के, देश के कल्याण के लिए वो नई नई चीज़ें यहाँ पे ज्ञान का आविष्कार करते थे। देखिए, ये उस ज़माने का है जिस ज़माने में जो विध्वंसक लोग थे वो इससे नफ़रत करते थे, ज्ञान की चीज़ों से नफ़रत करते थे, ज्ञान से नफ़रत करते थे। और उन्होंने फाइनली आक्रमण दर आक्रमण किया और फाइनली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसके बाद इसको रिवल्ट नहीं किया जा सका। तो यह जो क्षेत्र है, यहाँ पे घूमते हुए लगभग मुझे हो गया है 1 घंटे से ज़्यादा, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और बहुत सारा समय यहाँ पर रहना है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय समझते हैं जहाँ पे दुनिया के हर कोने से स्टूडेंट्स आकर के यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे। यहाँ पर देखिए क्या ज़बरदस्त है ना। हर एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, हर एंगल से देखिए, जिधर से भी जाएंगे हर एंगल से ये ज्वेलरी है, ज्वेल है, गोल्ड है, डायमंड है। देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार के कक्ष बने हुए थे जो कि अब बस उसका अवशेष ही रह गया है। ये छोटे छोटे से कक्ष होते हैं और सामने देखिए वो जो खाली मैदान है वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है और बताया गया कि उधर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए कोई उधर जा नहीं रहे हैं, है ना। तो ये रहा हमारा जो नालंदा है विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है, वो यहाँ पर घूम घूम कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, है ना। इन कमरों में क्या होता होगा, गाइड नहीं है मेरे साथ और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है। लिखा हुआ होता तो मैं पढ़ के बता देता। अगली बार कभी मैं आने का यहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं गाइड के साथ आऊँगा और आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नालंदा विश्वविद्यालय में घूमते हुए आपको 2-3 घंटा कब समाप्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर आपको लग जाएगी भयंकर वाली भूख और उस भूख को मिटाने के लिए आपको आना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जैसे ही निकलेंगे
और उसके अपोजिट में देखिएगा एक गेट बना हुआ है, उसके अंदर आएंगे तो वहाँ पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। अभी हम लोग उसी रेस्टोरेंट में आए हैं और हमने जो है वेज थाली यहाँ ऑर्डर किया है। ये स्पेशल थाली नहीं है, ये प्लेन वेज थाली है। तो जब हम बाहर घूमते रहते हैं तो सिंपल खाना ही खाना चाहिए। यहाँ पे आप चिकन और एग वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए वो हानिकारक है, इसलिए मैं पसंद नहीं करता। और मैं तो शाकाहारी भी हूँ, जैसा आप लोगों को पता है। तो ये जो खाना लिया है इसमें देखिए हमको दाल दिया है। मैं थोड़ा आपको टेस्ट करके बताऊँगा चावल में मिक्स करके इसका स्वाद कैसा आता है। और दाल के साथ जो ये चावल है ये भी एकदम अच्छा वाला चावल है, बारीक बारीक एकदम पतला पतला और लंबा लंबा। उसमें आलू और भिंडी का भुजिया भी दिया है, इसको भी थोड़ा चक्के में बताऊंगा आपको। बिल्कुल सादा सिंपल घर जैसा ही टेस्ट आ रहा है। अगर अभी तक जितना मैं गया और राजगीर और अन्य जगहों पर मैंने खाया है उसके मुकाबले ये खाना मुझे ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। और एक सब्ज़ी मिली है मुझे, शायद ये आलू परवल की सब्ज़ी है, मिक्स सब्ज़ी इन्होंने बोला था। इसका भी स्वाद मैं आपको चेक करके बताऊंगा कैसा लगता है। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी है, घर जैसी बात है। जो स्वाद है प्याज लहसुन का इसमें आ रहा है। मैं प्याज लहसुन साधारणतया घर पे नहीं खाता, लेकिन अगर आप बाहर आएंगे तो आपको कई बार खाना पड़ सकता है। तो उसमें अदरक लहसुन का टेस्ट है। मिर्ची भी कुछ ज़्यादा है लेकिन स्वादिष्ट है। सबसे अच्छा जो है जो दाल दिया है इन्होंने, इस दाल का स्वाद सबसे बेहतर है। और जो ये चावल इन्होंने दिया है हमको, ये चावल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ आप जो है सलाद आपको दिया गया है, आलू प्याज टमाटर मिक्स है। 160 रुपये की ये थाली मिली है और जो प्राइस है 160 रुपये का, उस प्राइस के हिसाब से ये परफेक्ट है। आप यहाँ दही भी ले सकते हैं जैसा हमने लिया है। ये एक कटोरी दही है, इसको हाफ प्लेट बोला जाता है, बिल्कुल चिल्ड है। और इसका जो प्राइस है हाफ कटोरी दही का वो लगाया है इन्होंने 40 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो अगर नालंदा घूमने आ रहे हैं और खाना खाना चाहते हैं, भूख लगती है, तो आप यहाँ आइए और ये घर जैसे खाने का स्वाद यहाँ अवश्य उठाइए। खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। खाना खा के फिर मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम आते हैं तो बहुत ही पवित्र स्थल पर हम पहुँच जाते हैं। यह है भगवान महावीर जैन का जन्म स्थान। मैं बिल्कुल उसके सामने इस समय उपस्थित हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो जन्म स्थान है उसका भव्य जो द्वार है हमारे स्वागत में यहाँ पर इन्होंने निर्मित किया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर, और ये भी नालंदा में है। तो लोग आते हैं नालंदा में और भग्नावशेष देख करके नालंदा विश्वविद्यालय का चले जाते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और जिसमें से एक यह भी बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है, यहाँ पे आना ही चाहिए। अब मैं विश्व शांति तीर्थंकर महावीर मंदिर में बहुत सारी जो सीढ़ियाँ हैं उनको पार करते हुए भगवान के चरणों की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पर भी, है ना। भगवान का इतना बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं अकेला भगवान जी के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन तक पहुँच सका। देखिए बिल्कुल सामने पहुँच गया हूँ। भगवान महावीर स्वामी आरती यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान जी को पीठ दिखाकर सेल्फी लेना सख्त यहाँ पर मना है। इससे पहले हमने देखा महावीर जैन का जन्म स्थान, और वहाँ से हम लोग निकल कर आए हैं पावापुरी। पावापुरी स्थित यह वो मंदिर है जहाँ पर महावीर जैन के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए एक दिन के लिए यहाँ पर रखा गया था। बहुत ही सुंदर मार्बल का बना हुआ मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने आप ये लाल कलर का जो गेट देख रहे हैं, यह है
जल मंदिर। जल मंदिर जो है इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। रात होने को है और हमको यहाँ से वापस भी जाना है, हमारे पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ का जो कार्यक्रम है थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। चलिए जल मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ की थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यही है वो लाल कलर का सुंदर गेट जल मंदिर पावापुरी का। इसमें देखिए दर्शकों की बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय। और यहाँ से जैसे अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह जो मंदिर है वो किस वजह से दर्शकों के बीच में इतना प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है जल मंदिर पावापुरी बिहार। यह पावन तीर्थ जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। 72 वर्ष की आयु में 527 वर्ष ईसा पूर्व कार्तिक वदी अमावस्या के दिन उन्होंने इसी स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबी इस दिवस को श्रद्धापूर्वक दीपावली के रूप में मनाते हैं। जिस मार्ग से होते हुए हम आगे जा रहे हैं उसके दोनों तरफ ये जल है, मतलब एक पॉन्ड है बहुत विशाल, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत तरह के जो लोटस के फूल वो समय पर खिलते होंगे, मगर इस समय यहाँ लोटस नहीं है, लोटस के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोटस के पत्ते लाखों की संख्या में दिखाई देंगे। बहुत बड़ा पॉन्ड है और ठीक मेरे सामने आप देखिएगा वहाँ पर सफ़ेद रंग में चमचमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जल मंदिर। और अंधेरा होने वाला है क्योंकि हम लोगों को वापस जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा यहाँ पे हम जल्दी करेंगे। मैं लगभग मंदिर के द्वार तक पहुँच गया हूँ और देखिए मेरे बाल भी किस तरीके से हो गए हैं। सुबह से निकले हुए हम लोग और सूरज देव अभी ढल गए हैं और मुख्य द्वार तक पहुँच गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। जो भी आते हैं वो यहाँ पर एक अपना जो स्मृति चिन्ह है वो बना कर रखना चाहते हैं, स्मृति कि हम इस जगह पर पहुँचे थे, जैसा कि मैं भी इस समय कर रहा हूँ। देखिए मंदिर में फ़ोटो लेना वर्जित है, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पर देख लीजिए मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना वर्जित है, परिसर में बोतल लेकर ना जाएं और अंदर फ़ोटो बिल्कुल भी ना लें। तो इस गेट तक ही ये फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड था, तो यहीं तक ही मैं आपको दिखा पाऊँगा। और इसके बाद जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे फिर हमको ये फ़ोन मोबाइल बंद करना पड़ेगा। श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर जिनालय मंदिर के सामने से आज जो नालंदा का हमारा टूर था, नालंदा यूनिवर्सिटी से हमने शुरू किया था सुबह, और अब हो गया है लगभग 6 बजे का समय और जो जल मंदिर पावापुरी है उसके सामने आकर के अब हम आज का जो नालंदा का टूर है यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहाँ से अब हम जाएंगे राजगीर और राजगीर तक पहुँचने के लिए हमें पहुँचना पड़ेगा पावापुरी का जो मेन रोड है वहाँ तक। तो चलिए पावापुरी पहुँचते हैं, वहाँ से बस लेते हैं और बस लेके जब मैं होटल रूम में पहुँचूँगा वहाँ पर जो डिनर करेंगे हम आज, तो डिनर के साथ ये वाला वीडियो समाप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं राजगीर। पावापुरी से दर्शन करके वापस मैं राजगीर आ गया हूँ और एक साधारण होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं आपको पावापुरी पहुँचने से संबंधित कुछ जानकारी अभी देना चाहता हूँ। देखिए नालंदा में दर्शन करने के बाद जब आप पावापुरी जाते हैं तो आपको 25 रुपये का टिकट लगता है बिहार शरीफ तक जाने के लिए। उसको कहा जाता है बिहार, यहाँ बोलते हैं बिहार बिहार बिहार, बस आती रहती है। तो 25 रुपये का टिकट लेके वहाँ तक पहुँचेगा और वो चोरा बाज़ार चौक या कुछ कहते हैं उसको, कारगिल चौक या चोरा बाज़ार चौक है वो, वहाँ पे आपको उतार देते हैं। वहाँ से आपको फिर लेना पड़ेगा एक 3 व्हीलर शेयरिंग वाला, उसमें फिर आपको 25 रुपये का 20 रुपये का टिकट लगेगा। नालंदा से बिहार तक आपको 25 का टिकट लगेगा और चोरा बाज़ार बिहार शरीफ से आपको पावापुरी तक पहुंचने के लिए फिर 20 रुपये का टिकट लगेगा। रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है समय। अगर आप कम समय में, जैसे पूरा दिन आपने नालंदा और आसपास घूमने में बिता दिया, जैसा कि मैंने दिखाया है अपने वीडियो में बहुत सारी जगह घूमने के लिए,
वो समस्त जगह घूम लिया और आपने सोचा कि 2 घंटा समय बचा है और हम पावापुरी चले जाएंगे, तो थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 3 बार आपको गाड़ी बदलना पड़ेगा। पहले नालंदा से बिहार शरीफ, फिर बिहार शरीफ से पावापुरी, फिर पावापुरी से थोड़ी देर के लिए ऑटो लेकर के जो जल मंदिर है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। इतना समय आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आप राजगीर में ठहरे हैं तो आपको जल मंदिर में अंधेरा होने से पहले अच्छे से दर्शन करके फिर यही रूट अपनाना होगा। जल मंदिर से पावापुरी ऑटो में, टोटो में, फिर पावापुरी से 3 व्हीलर मिल जाए या बस मिल जाए, उससे आपको फिर आना पड़ेगा बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ से फिर बस बदल के आना पड़ेगा आपको राजगीर। ये मैं मुख्य बात आपको बताना चाह रहा था। इसमें पैसा तो जो भी लगेगा आपने देख लिया, 25 दूनी 50 और 20 दूनी 40, 90 रुपये और 10 रुपये, 110 रुपये आपको आने जाने का ऑटो का खर्चा या बस का खर्चा आपका होने वाला है। तो खाने का ऑर्डर दे दिया है, देखते हैं आज किस प्रकार का खाना आता है। खाना हमारा आ गया है और ये जो है पूरा 100 रुपये का खाना है ना, 100 रुपये का खाना है। इसमें मैं आपको बताऊं, जो मछली खाने के शौकीन हैं उसके लिए है मछली। कल जहां खाया था वहां अच्छा नहीं था, इसके बगल में ही होटल है और उन्होंने एक प्रकार से हमें बहुत ठगा था कल, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, होटल बदल के मैं आया हूँ। ये मछली है, इसका पीस भी अच्छा है, इसका कलर भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 1 कटोरी इन्होंने मुझे दाल दिया, ठीक है। ये दाल है, थोड़ा चावल इसमें चिपक गया है और इस दाल को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये दाल 1 कटोरी मुझे दिया है और काफ़ी चावल है। कल इनके बगल में खाया था हमने, जॉय बंगला होटल कुछ करके है वो, है ना। तो वहाँ का जो चावल की क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, सब्जी वगैरह बहुत कम दिया था और मछली का पीस भी बहुत ही कम दिया था और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा बिल बनाया था। लेकिन यहाँ ये 100 रुपये का खाना अगर आप खाएंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि चावल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसका टेस्ट मैं बताता हूँ, पहले सब्जी के बारे में बता दूँ। देखिए ये वाला पापड़ तो आप पहचानेंगे होंगे, ये वाला पापड़ हर जगह मिलता है। थोड़ी आलू की भुजिया है, आलू और ये फूल गोभी की सब्जी है, दाल है। दाल का स्वाद मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हाथ से लेकर के, गर्मा गर्म है, मेरी उंगली जल गई है, गर्म है बहुत। तो ये थोड़ा दाल मिला लिया और मैं आपको इसका स्वाद बताना चाहूँगा कि कैसा है। थोड़ी सब्जी मिला लेते हैं और नॉर्मल जैसा स्वाद होना चाहिए दाल का वैसा ही है, लेकिन दाल ज़्यादा ही इन्होंने पतला बना दिया, ठीक है। सब्जी का स्वाद बनाता हूँ मैं आपको कैसा है। आलू गोभी की सब्जी है, बिना सीजन की सब्जी है आलू गोभी की ये, लेकिन क्या करें, बाहर आए हैं तो खाना ही पड़ता है। सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जिनको स्पाइस ज़्यादा पसंद है उनके लिए परफेक्ट है, एकदम स्पाइसी सब्जी है, ठीक है। सलाद में खीरा प्याज साधारण ये मिला है। तो मछली का स्वाद भी मैं आपको बता दूँगा। ये जो है मछली की तरी से मैंने चावल को मिक्स कर लिया है। ये है मछली का साइज़, आप देख लें, और 2 पीस ऐसा साइज़ का मेरे को दिया है और इसका दाम है 50 रुपये 2 पीस का, तो रीजनेबल प्राइस है। और स्वाद मछली का अच्छा है। जो हल्दी है इसमें मिलाया है इन्होंने, वो हल्दी का थोड़ा सा कच्चा सा स्वाद आ रहा है, नहीं तो कुल मिला के ₹100 में ये खाना बेस्ट है। और इसका नाम क्या है दोस्त, होटल का क्या नाम है? हाँ, ये जो होटल है इसका नाम है, बिल्कुल जहाँ पे राजगीर का बस स्टैंड है वहीं पे बिल्कुल सामने देखिएगा, फलों की दुकान के सामने। होटल का नाम है न्यू बंगाल होटल। जॉय बंगाल होटल में नहीं, न्यू बंगाल होटल में जाना है। जॉय बंगाल होटल का आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे स्वयं मज़ा नहीं आया था। तो ये न्यू बंगाल में अभी मैं डिनर कर रहा हूँ होटल में। जिनको मछली वगैरह पसंद है वो यहाँ के डिनर कीजिए, राजगीर घूमिए, एंजॉय कीजिए। खाना खाने के बाद जाएंगे और होटल के रूम में जाकर के सो जाएंगे। मुलाकात आपकी मेरी होगी कल सुबह। कल हम लोग राजगीर के दौरे पर जाने वाले हैं, तो रहिएगा, राजगीर मेरे साथ देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।